अभी हम लोग IIT JEE एडवांस्ड 2013 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसा दिया गया है कि दो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं जिनका रेडियाई रेस्पेक्टिवली, लेट से दिस इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर एंड दिस इज द सेंटर ऑफ सेकंड स्फीयर। सो जिनका रेडियाई गिवन है R1 और ये गिवन है R2। सो इनका रेडियाई जो है R1 और R2 है, R1 एंड R2। दोनों में कांस्टेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दैट इज़ पॉजिटिव रो, एंड यहाँ पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है यूनिफॉर्म है वो नेगेटिव रो है। ये जो सेक्शन है ये दोनों का ओवरलैप्ड सेक्शन है। तो आप कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज इस स्फीयर का इफेक्ट यहाँ पर पॉजिटिव रो चार्ज डेंसिटी बनाना है और इस स्फीयर का इफेक्ट है यहाँ पर नेगेटिव रो चार्ज डेंसिटी बनाना है। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है ये ज़ीरो बन जाएगा। खैर, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, रेडियाई R1 एंड R2 कैरिंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज़। पहला कैरी कर रहा पॉजिटिव रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो कि यूनिफॉर्म है हर जगह पे पॉजिटिव रो, और ये नेगेटिव रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेकंड जो स्फीयर है वो कैरी कर रहा है। उन्हें प्लेस किया गया सच दैट दे पार्शियली ओवरलैप। तो यहाँ पर ओवरलैप्ड सेक्शन आपको दिखेगा, ये सेक्शन ओवरलैप्ड सेक्शन है। इन द ओवरलैपिंग रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा ओवरलैप्ड रीजन में, ये एक ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा इस रीजन में। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कांस्टेंट होना है, क्योंकि किसी रीजन में मान ले यहाँ पर इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो फिर पोटेंशियल की अगर बात करें तो यहाँ किसी पॉइंट में मान ले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मान ले किसी तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक, इस पॉइंट तक लाने में कुछ काम करना होगा, वही इसका पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का। और फिर यहाँ से अंदर किसी भी पॉइंट पे आप ले जाए और कोई काम नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही V ही होगा, जो यहाँ इस बाउंड्री में जो पोटेंशियल होगा वही अंदर होगा। दैट मीन पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। सो और एक तरह से आप इसे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू, उसका मैग्नीट्यूड ये होता है निगेटिव dV/dr, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पोटेंशियल का। अगर ये कांस्टेंट होता है देन दिस विल बिकम ज़ीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो बन जाता है। उस तरीके से भी आप देख सकते हैं। यानी कि अगर आप ये पाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में ज़ीरो है तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट उसे होना है। अब देखिए आगे और भी दो ऑप्शंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। अगला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में होगा। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है। उसी से अगर वो ज़ीरो बनता है तो ऑप्शन बी भी सही होगा, ऑप्शन ए भी सही होगा अगर बनता है तो। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई हम वेक्टर फॉर्म अगर पता कर ले उस ओवरलैपिंग रीजन में, तो फिर हम उसका डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हैं कि वो कांस्टेंट डायरेक्शन है या सेम डायरेक्शन है या नहीं, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है या नहीं, सब कुछ पता लगा सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म्स में हम लोग एक्सप्रेशन पता कर ले। तो हमारा वही काम है कि इस रीजन में किसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो पता लगाना। तो उसके लिए एक पॉइंट चाहिए होगा, यहाँ पर लेट अस से वो पॉइंट है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। बिफोर वी डू दैट हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम दोनों सेंटर्स को जोड़ देते हैं पहले। तो इस तरह से हमने सेंटर्स को जोड़ दिया। अब इस पॉइंट में बना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज, दोनों पता करना है। अब आपको ये देखना है सबसे पहले
कि पॉइंट जो है अगर इंडिविजुअल हम कैलकुलेट करें कि इस वाले स्फीयर के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना, इस वाले स्फीयर के कारण जो कि नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। उस हिसाब से देखें तो इंडिविजुअली हमें कैलकुलेट करना होगा कि इधर के चार्ज के लिए, इस स्फीयर के चार्ज के लिए यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। वेक्टर फॉर्म ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो डायरेक्शन भी दे देगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का। और फिर इसके लिए इंडिपेंडेंटली पता करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में, अंदर वाले इस पॉइंट में कितना बनेगा। खैर, उसके लिए आपको देखना होगा कि क्या पूरा का पूरा चार्ज यहाँ का रिस्पॉन्सिबल होगा इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए। ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये स्फीयर के बाहर नहीं है, स्फीयर के अंदर है। तो जो पार्ट, स्फीयर का जो पार्ट इस पॉइंट के भीतर होगा, यानी ये पॉइंट इस स्फीयर के जितने पार्ट के ठीक बाहर होगा, उतना ही पार्ट का चार्ज जो है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सेम लॉजिक यहाँ पर भी। तो वो पार्ट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर स्फीयर के अंदर का ये जो स्फेरिकल पार्ट है, जिसके ठीक बाहर ये पॉइंट सिचुएटेड है, उसी का चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए। और सेम लॉजिक यहाँ पर भी, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है स्फीयर के अंदर, ये स्फेरिकल पार्ट, वही रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए। तो लेट अस से कि यहाँ पर ये जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज r1। ये वाला डिस्टेंस जो है ये r1 है सेंटर से। और मैं क्या करता हूँ, बाकी पार्ट्स को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, पॉजिटिव रो रहने देता हूँ और बाकी पार्ट मिटा देता हूँ। यहाँ से भी मिटा देता हूँ क्योंकि वो फिर कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेट अस से कि वो r1 है, पोजीशन वेक्टर r1 है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर O1, सेंटर O1। ये वेक्टर फॉर्म में इसे नोट कर लेते हैं। और यहाँ से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दूसरे सेंटर से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेट अस से दैट इज़ स्मॉल लेटर r2 है, और ये जो सेंटर है दैट इज़ O2। अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रीजन, दिस चार्ज, ये पता करना है। लेट अस से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम दिस सेंटर। ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, अवे फ्रॉम दिस सेंटर होगा। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे अगर वेक्टर फॉर्म में हम पता करना चाहें, पहले तो आपको देखना होगा कि इस अंदर वाले रीजन में चार्ज कितना होगा। लेट अस से अंदर वाले रीजन में चार्ज है Q1, दैट विल बी इक्वल टू, ये इसका जो वॉल्यूम होगा, इस स्फेरिकल पार्ट का जो वॉल्यूम होगा विच इज़ 4 पाई r1 का स्क्वायर, r1 का क्यूब, आई एम सॉरी, और ये 4/3 कर दूँ, 4/3 पाई r1 का क्यूब, और फिर इसके साथ जो चार्ज डेंसिटी है उसे मल्टीप्लाई कर दें। तो इतना चार्ज रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, लेट अस से दैट इज़ E1 इज़ इक्वल टू 1/4 पाई, यहाँ कहना तो चाहिए एप्सिलन, क्योंकि यहाँ एक बॉडी के भीतर है। सो लेट अस से एप्सिलन, 4 पाई एप्सिलन, दिस इज़ द permittivity of this medium, into यहाँ पर into चार्ज जो है 4/3 पाई r1 क्यूब रो डिवाइडेड बाय चार्ज डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर, सो r1 का स्क्वायर। और ये तो मैग्नीट्यूड हो गया E1 का। अगर वेक्टर फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करें तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन R1 का जो डायरेक्शन है उसी के तरफ होगा। सो R1 के डायरेक्शन में, R1 का डायरेक्शन देखिए ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। सो
सो यहाँ से देखिए आप R1 स्क्वायर 2R1 को कैंसिल कर देगा, 4 हटा दे आप यहाँ से, सो दैट विल बी इक्वल टू पाई भी कैंसिल कर दे, पाई और पाई भी कैंसिल कर दे, दैट विल बी इक्वल टू R1 रो और डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलन, रो divided by 3 epsilon is permittivity of this medium, into R1 जो कि R1 का मैग्नीट्यूड है और R1 का डायरेक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, R1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके ही तो वेक्टर बनता है R1 वेक्टर। अब उसी तरह से अगर E2 हम पता करते हैं, E2 यानी कि इस वाले चार्ज के कारण, इस स्फेरिकल पार्ट के कारण जिसमें कि निगेटिव चार्ज है, उसके कारण इस पॉइंट में बना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑब्वियसली वो जो है वो उसका डायरेक्शन होगा इस सेंटर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। एंड लेट अस से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2। तो फिर अगर उसका मैग्नीट्यूड देखा जाए E2 का, सो E2 उसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलन, इसका परमिटिविटी एप्सिलन, इनटू यहाँ पर जो चार्ज कंटेन्ड है, लेट अस से दैट इज Q2 विल बी इक्वल टू 4/3, जैसे पिछले बार हमने किया था, पाई, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इस छोटे वाले स्फेरिकल पार्ट का रेडियस वो है R2, उसका क्यूब, इनटू रो जो कि नेगेटिव है, तो यहाँ पर मुझे नेगेटिव साइन अपेंड करना होगा बिकॉज दैट इज़ नेगेटिव चार्ज। सो Q2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस वन। तो चार्ज जो है, चार्ज का नेगेटिव वैल्यू ले, कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन के हिसाब से हम नेगेटिव पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे, हमने डायरेक्शन तो पता लगा ही लिया, सेंटर की तरफ होगा, तो उस लॉजिक से देखें तो यहाँ पर नेगेटिव साइन अपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सो 4/3 पाई R2 का क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय, चार्ज डिवाइडेड बाय ये जो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है, उस डिस्टेंस का स्क्वायर, सो वो डिस्टेंस R2 है, उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, R2 का जो डायरेक्शन है, R2 का डायरेक्शन इधर है, उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बन रहा है। तो यहाँ पर R2 का डायरेक्शन उसे निगेट कर दे आप, ठीक है। तो यहाँ से अगर नेगेटिव साइन आप हटाना चाहते हैं, नेगेटिव साइन को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर R1 लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो फिर हमें चार्ज को नेगेटिव कंसीडर करना होगा। तो आप कोई भी एक लॉजिक फॉलो करें, दोनों को मिक्स ना कर दे, कोई एक लॉजिक फॉलो करें। इस तरीके से अगर देखा जाए प्योर वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें, तो फिर चार्ज का नेगेटिव वैल्यू हमें यहाँ पर कंसीडर करना होगा। जो भी करें आपको यहाँ पर एक नेगेटिव साइन मिलेगा। खैर, दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव 1/4 पाई। अच्छा, पहले मैं कैंसिल कर लेता हूँ, पहले मैं चीज़ों को कैंसिल कर लेता हूँ। सो 4 पाई कैंसिल हो गया, R2 का स्क्वायर 2R2 को कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर भी ठीक वैसा ही एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलन और R2 के साथ R2 का मैग्नीट्यूड, यानी R2 का मैग्नीट्यूड के साथ R2 का डायरेक्शन। सो इन दोनों को क्लब करें तो R2 वेक्टर बन जाएगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट, जो कि इस फिगर में अगर देखा जाए, तो इस फिगर में अगर देखा जाए तो हम इसे E2 का पैरेलल एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करें ऐसे, और E1 का पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, और इन दोनों को मिला दे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर लेट अस से E, तो दैट E net is equal to वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, दोनों का वेक्टर एडिशन, दोनों वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन।
तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें, हाँ मैं नेगेटिव साइन यहाँ भूल गया था, ये नेगेटिव साइन होगा। सो यहाँ से इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलन, इसे अगर आप कॉमन लेते हैं तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखिए E1 की जगह ये वैल्यू और E2 की जगह ये वैल्यू। तो फिर अब हमें देखना है मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से और साथ ही साथ ये भी चाहिए होगा। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे R1 माइनस R2, एक बार मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ दोनों सेंटर्स के बीच का ये लाइन सेगमेंट, ये एक सेंटर O1, यहाँ पर दूसरा सेंटर O2, और यहाँ से R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो यहाँ से R1 है ये और यहाँ से R2 इस तरह से है। अगर हमें R1 से R2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो जस्ट हम R2 का डायरेक्शन बदल दें और वेक्टर एडिशन कर दें। R2 का जैसे ही हम डायरेक्शन बदल देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, तो ये माइनस R2 बन गया। अब इस वेक्टर का वेक्टर सम अगर करें तो वो R2 माइनस R1 हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो जब इन दो वेक्टर्स को हम जोड़ते हैं तो ध्यान से देखें, यहाँ पहले वेक्टर का टेल है, यहाँ पहले वेक्टर का हेड है, उस हेड के साथ दूसरे वेक्टर के टेल को हमने जोड़ दिया, दूसरे वेक्टर का हेड यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यानी कि R1 वेक्टर और माइनस R2 वेक्टर का वेक्टर सम ये वाला वेक्टर होगा, जो कि ऑब्वियसली दोनों सेंटर्स को जोड़ रहा है। अब दोनों सेंटर्स को जोड़ने वाला वेक्टर को अगर हम R कहें तो फिर ये दिस पार्ट विल बी इक्वल टू R, हेंस दिस थिंग इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलन, और इसका डायरेक्शन होगा पहले सेंटर से दूसरे सेंटर तक जाते हुए जो वेक्टर बनेगा, या फिर कहें दूसरे सेंटर का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट सेंटर, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो डायरेक्शन इधर होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, लेट अस से दैट डिस्टेंस इज R। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट लगा दूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर भी वेक्टर लगा दूं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलन, और R वेक्टर, यहाँ पर R वेक्टर के लिए R का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, और फिर R का डायरेक्शन, फर्स्ट सेंटर से सेकंड सेंटर जाते हुए जो डायरेक्शन होगा वो। अब आप देखिए यहाँ पर अगर इसे कंपेयर करें, इसे अगर आप एनालाइज करें तो आप ये पाएंगे रो इज़ कांस्टेंट, R जो है इस सिचुएशन में कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, एप्सिलन इज़ एन एब्सोल्यूट कांस्टेंट, या इस मीडियम के लिए एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, 3 इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू, और R कैप जो है वो एक कांस्टेंट डायरेक्शन है, फिक्स्ड डायरेक्शन, विच इज़ फ्रॉम सेंटर 1 टू सेंटर 2। दैट मीन इस ओवरलैपिंग रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड कुछ इतना होगा, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये हो जाएगा डायरेक्शन उस इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो फिक्स्ड मैग्नीट्यूड और फिक्स्ड डायरेक्शन, कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा फ्रॉम O1 टू O2, और उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड होगा, हर एक पॉइंट में फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सो अगर ऑप्शन देखा जाए तो हम कहेंगे कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ ज़ीरो नहीं होगा, जब चूँकि ये ज़ीरो नहीं होगा, इसका एक सर्टन मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर एक सर्टन मैग्नीट्यूड है, नॉन ज़ीरो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कांस्टेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, हाँ बिल्कुल वही देखा हमने, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज़ सेम डायरेक्शन, हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का सेम डायरेक्शन है।
तो IIT JEE एडवांस्ड और IIT JEE मेन के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।